अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफजा माइक्रो इकनॉमिक्स के 15वें लेक्चर के साथ हाजिर है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू करना चाहेंगे। पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को शुरू किया था और उसकी इम्पोर्टेंस देखी थी कि बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। हमने शुरू किया था कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क से, और रिस्क में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू और फिर उसकी वेरिएशन इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की थी। और हमने कहा था ये वेरिएशन जिसके लिए हम नॉर्मली स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज करते हैं वही जो है मेजर ऑफ रिस्क है। उसके बाद हमने अगले लेक्चर में ये देखा कि हर बंदा एक पर्टिकुलर सिचुएशन को उसी तरह से नहीं लेता है, रादर some of the individuals they try to avoid risk and the others they love to take risk. अब इस सिलसिले में हमने रिस्क के एटीट्यूड्स को कैटेगराइज किया था 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी जो है थी वो थी रिस्क अवर्स इंडिविजुअल्स। रिस्क अवर्स इन जनरल व्हाट वी से इज कि इंडिविजुअल्स आर रिस्क अवर्स, that if we want to take additional risk we need some compensation to assume more risk, और इनके लिए ये है कि value of loss is more important than the gain they are going to get when they assume risk. इसलिए वो उस loss को avoid करने के लिए they ask for something which is known as the risk premium. फिर उसके बाद हमने दूसरी कैटेगरी दी थी और उस कैटेगरी में हम बात कर रहे थे रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल्स की। एंड देयर वी सेड कि रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल दे आर इनडिफरेंट बिटवीन taking risk and not taking risk because their compensation is sufficient enough that they can assume equal level of risk with that particular compensation. और फिर हम तीसरी कैटेगरी में आए थे जिसको हम कह रहे थे कि रिस्क लवर्स। These risk lover individuals are those individuals who like to take additional risk, and if there is some premium, if there is some kind of gain, their focus is more on the gain and they do not worry much about the losses. और इस particular category में हमने कहा था gamblers, they are one such type of individuals, and then the criminals is another category which are unusual but they fall into the category of the risk lovers. और फिर हमने इसके बाद इन तीनों बिहेवियर्स को एनालाइज करने के बाद वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज नोन एज द रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम में हमने ये कहा था कि दिस रिलेट्स टू द एवरेज इंडिविजुअल and the average individuals are risk averse, and there we said that the risk premium is certain amount of compensation which is given to the risk averse individuals so that they can assume more risk. और उसके बाद हमने इसकी प्रैक्टिकलिटी को देखने के लिए एग्जाम्पल ली थी। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था अबाउट द बिजनेस एग्जेक्टिव्स, एंड वी सेड ओके द बिजनेस एग्जेक्टिव्स नॉर्मली अंडर द एवरेज नॉर्मल कंडीशंस 40% of them are risk averse, and then 20% risk taker, 20% were risk neutral, and 20% did not respond to that particular survey which was conducted. आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कंसिडर कर रहे हैं वो कंटिन्यूएशन है इसी पर्टिकुलर रिस्क के टॉपिक की, और उसमें हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा हमने डिफाइन कर दिया। पहले लेक्चर में हमने कहा व्हाट इज रिस्क, उसको किस तरह मेजर करते हैं, उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हमने देखा कि लोग जो हैं उनका बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क क्या होता है दूसरे लेक्चर्स में, और उसमें हमने देखा कि इसकी 3 क्लासिफिकेशंस हैं, और वो है रिस्क अवर्स, रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क लवर। और फिर हमने उसके साथ साथ ये भी कहा कि हम रिस्क प्रीमियम के साथ जो है रिस्क अवर्स इंडिविजुअल को रिस्क टेकिंग बिहेवियर की तरफ लेके जा सकते हैं। आज हम ये कोशिश करेंगे कि if we know about the existence of risk and we know the individual's behavior, then how can we minimize the risk? How can we reduce the risk? So the minimization or reducing the risk can be done with the help of 3 different methods. और यही तीनों मेथड आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। इनमें सबसे पहला मेथड जो है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? ब्रीफ इंट्रो में हम ये कहते हैं कि अगर हम मुख्तलिफ किस्म के
more risky, less risky, okay, more variability, less variability in returns. मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स को या पे ऑफ्स को हम इन्वेस्ट करें या परचेज करें तो हमारा ओवरऑल रिस्क जो है वो कम हो जाता है, बजाय इसके कि हम सारी की सारी जो है वो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में डाल दें. दूसरा जो है तरीका, दैट इज इंश्योरेंस. दैट इज यू ट्राई टू इंश्योर योर सेल्फ अगेंस्ट द रिस्क, and when you are trying to insure yourself against the risk, you are paying certain premium. और जो थर्ड कैटेगरी है, that is the value of more information or complete information. There we try to collect more information about the payoffs and the risk characteristics. ये तीनों तरीके हैं जिनके साथ हम रिस्क को जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आफ्टर कंसीडरिंग दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन टाइप्स ऑफ एसेट्स. That one class of the asset is risky assets and the other class of the asset is riskless assets. तो हम शुरू करते हैं इन तीनों मेथड्स में से, जो कि सबसे पहला मेथड है डाइवर्सिफिकेशन. अब व्हाट बेसिकली इज डाइवर्सिफिकेशन? नॉर्मली ये कहा जाता है कि डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, दैट इफ द बास्केट गेट बैड what will happen? You will end up losing all of your money. That अगर आपने एक particular, let's suppose you have certain amount of money and you want to make an investment and you want to earn certain money on it, what will you do? One option is that you invest all of your money in option A. If the option A is successful, you end up making a lot of money. But if it is unsuccessful, then you lose most of your money or maybe all of your money. दूसरी तरफ है कि you have like 4-5 different options. आप क्या करें कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उसको डाइवर्सिफाई करें, उसको जो है डिवाइड कर दें इन 4-5 डिफरेंट ऑप्शंस में, और उन ऑप्शंस में से अगर 2-1 सक्सेसफुल हैं, 2-3 अनसक्सेसफुल हैं, तो ओवरऑल आपका रिस्क जो है वो कम है और आपका चांसेस ऑफ लूजिंग मनी जो है वो कम हो जाते हैं. इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज a firm has the option. The option is that the firm has to make this decision. The option is to sell heaters or to sell the air conditioner. अब heaters जो हैं they are normally sold in more quantity during the winter season. और दूसरी तरफ आपके air conditioners जो हैं, air conditioners they are sold more during the summer season. Now the probability of selling heaters or air conditioners is 0.5. अब इस प्रोबेबिलिटी के साथ लेट्स लुक एट द पे ऑफ्स हियर. इसके लिए हम ये स्लाइड देखते हैं. इस स्लाइड में हमने इनकम रिकॉर्ड की है, इनकम फ्रॉम द सेल्स ऑफ बोथ द अप्लायंसेस. वन अप्लायंस इज हीटर एंड द अदर अप्लायंस इज द एयर कंडीशनर. अब हॉट वेदर, इफ द वेदर इज हॉट देन द एयर कंडीशनर सेल्स विल बी 30,000. If the weather is cold, then the air conditioner sales will be only 12,000. And the probability of having a hot weather is 0.5. 50% probability that the weather will be hot and 50% probability that the weather will be cold. Coming to the heater sale, if the weather is hot, then only 12,000 sales for the heater, and if it gets colder, then 30,000 sales from the heater sales. Now, the overall scenario is that if the firm sells only heaters or the air conditioners, what will happen? The sale will be moving from 30,000 or 12,000. These are the only two possibilities. If the firm sells both of these, then if we try to calculate the expected value, now try to recall the formula from the last lecture. लास्ट लेक्चर में हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला क्या था? हमने कहा एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू द पे ऑफ प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इनटू द पे ऑफ. अब हमारे इस एग्जांपल में इवेंट ए क्या है कि वेदर इज हॉट, और उसका पे ऑफ क्या है कि हम उस पे ऑफ में वी आर गोइंग टू सेल द हीटर्स.
if the weather is cold, then we are going to sell the heaters, and if the weather is hot, then we are going to sell the air conditioner. अगर हम इनकी सेपरेटली एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास है 50% probability of hot weather. So looking at this slide here, 1/2 into 12,000 plus 1/2 into 30,000. So the expected value for selling the heater is 21,000. Now if we do the same thing for the air conditioner, we'll come up with the same expected value of 21,000. Why? The payoffs are the same. हमारा वही, अगर आपकी सेल ज़्यादा होती है तो क्या है 30,000, कम होती है 12,000, probability जो है that remains the same 50%. So the expected value of both selling heaters and the air conditioners remain 21,000. अब अगर फर्म जो है evenly divide करती है अपना टाइम in the sale of heater or in the sale of air conditioners, तो क्या है, they will be able to sell half of the original values. अब इसी चीज़ को अगर हम ये कहते हैं कि if we do not concentrate only on one of these, selling heaters or selling the air conditioner, rather what we do is that we try to avoid putting all of our eggs into one basket. What we do is we diversify. Now what we mean by diversification here is that we do not concentrate on the sale of air conditioner or the heaters, rather we sell both of them. The probability of a cold weather is 50% and the probability of a hot weather is again 50%. So irrespective of the weather change, if we sell heaters as well as the air conditioners, our expected value still remains 21,000. So what we do is we calculate the expected value with the help of the same formula, and now we end up with having the same 21,000 value without any risk. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ हीटर बेचें तो expected value is 21,000, but the risk is there कि weather can be hot or cold and then it may change. But if we only sell the other appliance, again the expected value is 21,000 and the risk is there of changing weather. But if we sell both of them, then we end up with the same expected value of 21,000 without any risk. Now one thing is important here, and that is that heaters and the air conditioners, they are negatively correlated. What we mean by negative correlation is कि उनका आपस में opposite relationship है. अगर एक की सेल ज़्यादा होगी because let's suppose कि air conditioner की सेल ज़्यादा होती है अगर weather hot है, तो दूसरी तरफ हीटर की सेल कम हो जाएगी because the weather is hot. तो ये opposite उसमें without any correlation इनकी सेल्स जो है वो चल रही है, नेगेटिव कोरिलेशन है, रादर विदाउट एनी कोरिलेशन मुझे नहीं कहना चाहिए, रादर इट इज हैविंग अ नेगेटिव कोरिलेशन कि एक की सेल बढ़ेगी तो दूसरे की कम हो जाएगी और दूसरे की बढ़ेगी तो पहले की सेल कम हो जाएगी, क्योंकि दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट रिलेशनशिप. इस रिलेशनशिप को देखते हुए फर्म्स जो हैं दे कैन डाइवर्सिफाई, दे कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन सच एसेट्स कि जो के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, कि अगर एक का रिटर्न बढ़ रहा है तो दूसरे का कम होता है और अगर दूसरे का बढ़ता है तो पहले का कम होता है, तो ऑन एवरेज जो है उनके पे ऑफ या रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है. अब इसकी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दैट इज ऑन द स्टॉक मार्केट. अब स्टॉक मार्केट को नॉर्मली ये कहा जाता है कि इट इज़ अ रिस्की बिजनेस. इसमें आपके रिटर्न जो हैं बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और इसके आपके रिटर्न जो हैं वो कम भी हो सकते हैं. अब ये डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है, द क्वेश्चन अराइजेस, कैन इट टोटली एलिमिनेट द रिस्क? सो द आंसर इज ऑफ कोर्स नो, इट कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क, बट ऑफ कोर्स इट कैन मिनिमाइज द रिस्क. अब ये रिस्क मिनिमाइजेशन जो है ये किस तरह होती है कि आप जो है जब स्टॉक मार्केट में केयरफुली एनालिसिस करें तो आप ये कोशिश करेंगे कि ऐसी सिक्योरिटीज में या ऐसी शेयर्स में इन्वेस्ट करें कि जिनके जो रिटर्न जो हैं वो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं. लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये होता है कि रिटर्न जो है वो नॉर्मली दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, कि अगर स्टॉक मार्केट अच्छी है तो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और
कुछ शेयर्स जो हैं वो एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है दैट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज शेयर। और अब इसमें आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास नेगेटिव कोरिलेशन यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाले कोई ऐसे शेयर्स नहीं मिलते, तो आप करें कि ऐसे शेयर्स को सेलेक्ट करें जिनकी आपस में कोरिलेशन वीक हो, इन द सेंस कि अगर कोई बहुत ज्यादा बढ़ता है तो दूसरा जो है वो रिलेटिवली कम बढ़े, और जब मार्केट गिरती है तो एक बहुत ज्यादा गिरता है तो दूसरा कम गिरे, तो यहाँ पे आपका लॉस मिनिमाइज होगा और आपका जब मार्केट बेहतर होगी तो उस वक्त आपका रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट मेथड फॉर minimizing the risk or reducing the risk, which is the diversification. अब इसका जो दूसरा मेथड है that is of the insurance. अब insurance में when we were talking about the risk averse individual, we said okay, they try to make a payment to avoid risk, और वो जो payment थी that is known as the risk premium. अब इसी के ऊपर बेस करते हुए वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंश्योरेंस एंड वी सेड द रिस्क अवर्स इंडिविजुअल्स दे आर विलिंग टू पे इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क। अब इंश्योरेंस का बेसिकली बिजनेस है क्या कि यू पे अ प्रीमियम टू कवर अप सर्टेन फाइनेंशियल लॉसेज और अनफोर्सीन। इसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, आपकी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है और एनी अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जिसमें आपके वैल्यूएबल्स दे आर प्रोटेक्टेड बाय पेइंग अ सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ द प्रीमियम। अब इस में व्हाई दे आर विलिंग टू पे, दे आर विलिंग टू पे इंश्योरेंस की कॉस्ट अगर आपके एक्सपेक्टेड लॉस के बराबर हो तो द रिस्क अवर्स इंडिविजुअल विल बी विलिंग टू पे दैट प्रीमियम so that the majority of the financial losses are covered. इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल लें और एग्जाम्पल में हम एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज यू हैव अ प्रॉपर्टी वर्थ $50,000। अब उसमें यह है कि यू आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट एंड द प्रॉपर्टी इज से हाउस, यू आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट देयर इज नो बर्गलरी, कि उसमें चोरी वगैरह जो है उसके लिए आप उसको इंश्योर कर रहे हैं। It can be a warehouse, it can be a house, whatever we assume. अब the chances are 10% chances are there that के वहाँ पे चोरी होगी and 90% chances are कि चोरी नहीं होगी। अब जब आप इसको इंश्योर करते हैं तो you have to pay a premium. अब जो प्रीमियम है that is $1,000 और उसकी वर्थ है 50,000। इसलिए जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम देने के बाद उसकी नेट वर्थ हो जाती है 49,000। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ उसको इंश्योर नहीं कराते हैं तो उस वक्त आपका जो लॉस होता है एक्सपेक्टेड लॉस इज $10,000। तो इसको देखने के लिए हम इस स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड पे हमने कंसिडर किया है डिसीजन टू इंश्योर। पहले कॉलम में है इंश्योरेंस, नो मीन्स कि we do not go for the insurance, yes means that we go for the insurance. Second column is burglary, कि चोरी होती है उसकी probability is 10% और 0.1, और दूसरे में है no burglary जिसकी probability है 90% और 0.9, and then we have the expected value and the standard deviation. अब अगर हम इंश्योरेंस नहीं कराते हैं और the probability of burglary is 10%, तो नो इंश्योरेंस में अगर बर्गलरी हो जाती है तो आपको 10,000 का लॉस होता है, तो आपकी जो उस प्रॉपर्टी की वर्थ है दैट रिड्यूसेस फ्रॉम 50,000 टू 40,000। और अगर बर्गलरी नहीं होती तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है दैट रिमेन्स 50,000। एक्सपेक्टेड वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वी टेक 40,000 इंटू 0.1 प्लस 50,000 इंटू 0.9, सो दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 49,000। पिछले लेक्चर का जो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला दिया था, अगर हम वही फार्मूला यूज करें तो इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि रिस्क की मैयर है दैट इज 9,055। दूसरी ऑप्शन है कि अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं, इफ यू गो फॉर द इंश्योरेंस और बर्गलरी हो जाती है तो हमने क्या पे किया हुआ है, हमने $1,000 पे किया हुआ है और वही हमारा लॉस है। बाकी लॉस जो होगा दैट विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इसलिए जो हमने 1,000 इंश्योरेंस पे की हुई है वो 50,000 से डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जो वर्थ है दैट इज 49,000। इफ देयर इज नो बर्गलरी स्टिल वी हैव टू पे 1,000 टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड द नेट वर्थ इज 49,000।
Therefore آپ کی expected value is also 49,000. Standard deviation is 0 کیونکہ آپ کا کوئی رسک نہیں ہے, چاہے برگلری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ہر دو صورتوں میں آپ کی جو ہے وہ پے آف یا ویلیو جو ہے دیٹ ریمینس 49,000. اب ان دونوں سیناریو میں ہم نے کیا دیکھا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی ویلتھ جو ہے ایکسپیکٹڈ ویلتھ whether there is a burglary or no burglary scenario کے ساتھ if we go for the insurance that is 49,000. If we do not go for the insurance that again is 49,000. But what is the difference? The difference is کہ اگر ہم انشورنس نہیں کرتے تو ہمارا risk is there. ہماری standard deviation is a measure of risk. تو اگر ہم انشورنس کرا لیتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹڈ ویلیو از 49,000. اٹ ریمینس دی سیم وداؤٹ اینی رسک. جبکہ دوسری طرف جب ہم انشورنس نہیں کراتے تو ایکسپیکٹڈ ویلیو از 49,000 ود سرٹن ایلیمنٹ آف رسک. سو جب انشورنس کا کانسیپٹ اوور آل جو ہے وہ آپ کے رسک کو منیمائز اس طرح کرتا ہے کہ آپ پریمیم پے کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا ٹوٹل رسک جو ہے وہ کوریج ہو جاتا ہے. ایکسپیکٹڈ ویلیو از نون. Therefore, the purchase of the insurance جو ہے that increases your margin utility and therefore the expected value with no risk involved. اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں they go for the insurance. اب can we predict with certain kind of certainty کہ آپ کی جو ہے ایک particular event جو ہے وہ cover ہوگا, definitely ہوگا, لیکن اس کی probability کیا ہے کہ you will be a victim of that particular accident. ایک particular individual کے بارے میں predict کرنا جو ہے وہ that is not that easy. لیکن overall اگر ہم کہیں کہ سارے لوگوں کو ملا کے اگر ہم predict کرنا چاہیں all the events put together then we can predict کہ these many chances are there کہ this particular accident will take place. So the single value prediction جو ہے وہ that is not accurate, but if we add up the similar kind of incident so the prediction can be made. اب اس میں ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہیں کہ اگر آپ ایک سنگل کوائن ٹاس کریں تو ہم with certainty نہیں کہہ سکتے کہ ہیڈ آئے گا یا کہ ٹیل آئے گا. لیکن اگر ہم وہی کوائن جو ہے several times ٹاس کریں تو we know for sure کہ 50% of the time جو ہے وہ ہیڈ آئے گا اور 50% of the time جو ہے وہ ٹیل آئے گی. اور دوسری طرف یہی ہے اگر ہم ایکسیڈنٹس کی بات کریں, موٹر وہیکل انشورنس کی بات کریں تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس کی گاڑی کے ساتھ اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوگا کہ وہ ریک ہو جائے گی. لیکن وی کین سے کہ اگر اسی طرح کے ایکسپیرینسز کو ایڈ اپ کرتے جائیں تو پرابیبلٹی یہ ہے کہ 5% آف دی ٹائم جو ہے وہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ ریک ہو جائے گی. اس کی ایک اور ہم ایگزامپل لیتے ہیں ریڈیوسنگ رسک کی. سپوز 10% chance of a 10,000 loss from a home burglary. آپ کا expected loss کیا ہے 10% into 10,000 that is 1,000. اب with high risk جو ہے 10% chance ہے کہ you are going to lose 10,000. لیکن اگر آپ 100 individuals کو اسی طرح کے رسک سے کوریج دینا چاہیں تو what we can say is کہ 1,000 premium per person for 100 individual will generate 100,000. اب اس 100,000 کا 10% is exactly equal to 10,000. Now from here we derive the idea which is known as the actuarial fairness. وہ fairness کیا ہے؟ Fairness is if the insurance premium is exactly equal to the expected payoff. That is the point where you say you are paying a fair premium to the insurance company. Another scenario let's consider here. The example we are taking here is on this slide. Price of a house is $200,000. 5% chance that the seller does not own the house, that there is something wrong with the ownership. Now risk neutral buyer would pay how much? They are not that much concerned with the risk as compared to the risk averse. So we calculate the expected value here 0.95 into the worth which is 200,000 plus 0.05 that the worth will be 0. Why? Why are we doing this? The actual worth of the house is 200,000. 95% chances are that the seller is the actual owner. Therefore
the value of the house will remain 200,000 95% of the time, but 5% chance is there کہ آپ کا seller is not the actual owner. تو اس صورت میں آپ کے ہاؤس کی ورتھ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. تو اوور آل ایکسپیکٹڈ ویلو آف دی ہاؤس از 190,000. Therefore آپ کا جو رسک نیوٹرل انڈیویجل ہوگا will be willing to pay 190,000. But when we look at the risk averse individual, he is willing to pay definitely much less than 190,000. So by reducing risk, آپ کی جو ٹائٹل انشورنس ہے that increases the value of the house by an amount which is far greater than the premium. اب that was the second way how we can minimize the risk. تو آج کے لیکچر میں جو ہم نے شروع کیا تھا and we said okay there are 3 different methods to reduce or minimize the risk. Number 1 was diversification and number 2 is your insurance. So we have up to this point covered both these topics, diversification and the insurance. Now we are moving towards our third topic, and the third topic is that of the information, the complete information. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پے آفس ہیں یا جو چانسز ہیں, جو لائکلیہڈز ہیں, اس کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اکٹھی کریں اور ڈیسیژن کریں, اور اس ڈیسیژن کے پے آف کو کمپیئر کریں اس ڈیسیژن کے ساتھ جو کہ ہم نے کم انفارمیشن کی بیسس پہ کیا تھا. دا ڈفرنس بٹوین دی پے آفس آف دیز ٹو سینیریو, ایک ڈیسیژن جو کمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ ہے, دوسرا ڈیسیژن جو کہ لیس انفارمیشن کے ساتھ ہے. دونوں کی ایکسپیکٹڈ ویلیوز اور پے آفس کے درمیان میں جو فرق ہے دیٹ از دی ویلیو آف کمپلیٹ انفارمیشن. اگر آپ ریکال کریں پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بزنس ایگزیکٹوز ہوتے ہیں موسٹ آف دی ٹائم وہ ڈیسیژن کو پینڈ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر مزید انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک بہتر ڈیسیژن کر سکے. تو یہی چیز کہ کمپلیٹ انفارمیشن کی ویلیو کیا ہے اور ڈیسیژن میکنگ میں اس کا کیا رول ہے, اینڈ ہاؤ وی کین مینیمائز دی رسک ود دی ہیلپ آف دس گیٹنگ مور انفارمیشن میتھڈ. So this is our third topic of today. اب اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. سپوز اگین ہم نے کیا ہے ایک بزنس ریلیٹڈ ایگزامپل ہی لی ہے کیونکہ بزنس ورلڈ میں ہی ایک اچھا ڈیسیژن, ایک اچھا بزنس ایگزیکٹو ایک اچھا ڈیسیژن کرنے سے پہلے ہی زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ایک ریشنل اینڈ میچور ڈیسیژن جو ہے وہ دیا جا سکے. تو سپوز لک ایٹ دس سلائڈ ہیئر. Suppose a store manager must determine how many fall suits to order. Men suits بیچ رہا ہے, اب اس نے بیچنے سے پہلے جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے, کہیں سے بنوانے ہیں اور پھر اس کو سیل کرنے ہیں. اور اس آرڈر کو پلیس کرنے کے لیے they are saying کہ اگر وہ پلیس کرے آرڈر فار 100 suits تو کاسٹ آپ کی ہوگی $180 پر سوٹ. بلک ہے 180 ہے, اگر آپ اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ ہاف کر دیں, we move from 100 to 50, تو 50 سوٹس کی کاسٹ جو ہے آپ کی 180 سے بڑھ کے $200 پر سوٹ ہو جاتی ہے. اب اگر آپ چاہے 100 سوٹ خریدتے ہیں یا 50 سوٹ خریدتے ہیں, آپ کی سیلنگ پرائس پر سوٹ از $300. اب اس مینیجر نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کتنے سوٹس جو ہیں وہ آرڈر کرے اور کتنا اس کا جو ہے وہ پروفٹ ہوگا. اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ اف سپوز کہ کچھ سولڈ سوٹ رہ جاتے ہیں تو ان انسولڈ سوٹس کو یہ اسٹور مینیجر جو ہے وہ واپس کر دیتا ہے فار ریفنڈ, بٹ دی ریفنڈ ول بی اونلی 50% آف دی اوریجنل کاسٹ. اور دی پرابیبلٹی یہ ہے کہ 50% چانس ہے کہ اسٹور مینیجر ول بی ایبل ٹو سیل 50 سوٹس اینڈ 50% پرابیبلٹی ہے کہ اسٹور مینیجر ول بی ایبل ٹو سیل 100 سوٹس. اب ہم اس ایگزامپل کو ذرا تھوڑا غور سے دیکھتے ہیں دوبارہ سے. دی گیون ڈیٹا سیٹ از کہ ایک اسٹور مینیجر جو ہے وہ سوٹ آرڈر کرتا ہے اینڈ دین سیل اٹ ٹو دی جنرل پبلک. اب اس اسٹور مینیجر کے پاس 2 چوائسیز ہیں کہ وہ 50 سوٹس آرڈر کرے یا 100 سوٹس آرڈر کرے. اب پرابیبلٹی اس کی ہے 50% کہ وہ 50 سوٹ سیل کر سکے گا اور 50% کہ وہ 100 سوٹ سیل کر سکے گا. اب اگر وہ 100 سوٹ
ऑर्डर करता है तो उसकी कॉस्ट पर सूट इज $180. नाउ इफ द स्टोर मैनेजर ऑर्डर्स 50 सूट्स तो कॉस्ट पर सूट इज $200, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में थोड़े सा मार्जिन जो है वो ज्यादा पे करना पड़ता है, एंड दैट इज $200 पर सूट. और जो सेलिंग प्राइस है दैट इज $300 पर सूट. रिगार्डलेस ऑफ कि 50 सूट लिए हैं या 100 सूट लिए हैं, स्टोर मैनेजर विल बी एबल टू सेल एनी सूट एट अ प्राइस ऑफ $300 पर सूट. अब अगर स्टोर मैनेजर जो है वो 100 सूट ऑर्डर करता है और सारे बेच नहीं सकता, क्योंकि हमने ये कहा है कि प्रोबेबिलिटी इज 50% कि वो सारे बेच सकेगा, तो फिर क्या होता है कि चाहे वो 100 सूट्स में से कोई सूट बचते हैं या वो 50 सूट्स में से कोई सूट बचते हैं, तो स्टोर मैनेजर कैन सेंड इट बैक टू द सप्लायर, बट उसमें क्या होगा कि सप्लायर जो है वो उसको 50% रिफंड देगा. अगर 100 लिए हैं तो वो लिए हैं एट द कॉस्ट ऑफ 180, लेकिन जब स्टोर मैनेजर वापस करेगा तो उसको जो रिफंड मिलेगा वो दैट विल बी ओनली $90. तो $90 का स्टोर मैनेजर को यहाँ पे लॉस हो जाएगा. और अगर वो 50 में से कोई रिफंड करता है तो फिर क्या है कि उसका रिफंड जो है आपका क्या होगा, 50% ऑफ 200 विच इज 100. लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो सिनेरियो हैं. एक है कि आप 100 सूट बेच सकते हैं 50%, या आप 50 सूट्स बेच सकते हैं 50% प्रोबेबिलिटी. अब इस सारी कैलकुलेशंस को हम इस स्लाइड की मदद से देखते हैं. अब इस स्लाइड में दिस इज द सिचुएशन जिसमें हमने कहा है सेल ऑफ 50 सूट, सेल ऑफ 100 सूट, एंड देन वी हैव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. पहला सिनेरियो है कि स्टोर मैनेजर जो है बाय कर रहा है 50 सूट. जब वो 50 सूट्स बाय करता है तो उसकी सेल्स कितनी होंगी? डेफिनेटली आप 50 को बाय कर रहे हैं 200 पे, जैसे हमने पहले कहा था कि कॉस्ट पर सूट जो है उसको पड़ेगी 200 और जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 300. तो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? प्रॉफिट मार्जिन इज 100 पर सूट. 200 पे खरीद रहा है, 300 पे बेच रहा है, तो मार्जिन इज $100 पर सूट. और जब 50 सूट्स जो है वो बेच रहा है तो ओवरऑल इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो आर पे ऑफ हियर इज $5,000. सेल ऑफ 100 सूट अगेन, लेकिन जब उसने बाय ही 50 किए हैं तो सेल ऑफ 100 में दैट प्रॉफिट विल रिमेन 5,000. सो द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 5,000. दूसरी रो में जब हम आते हैं तो हमारे पास है बाय 100 सूट. इसमें जो है वो 100 सूट बाय कर रहा है मैनेजर एट अ प्राइस ऑफ 180. 180 पे बाय कर रहा है, 300 पे सेल कर रहा है. ठीक है. अब अगर इस पे हम देखें सेल ऑफ 50 में, तो हमारे पास क्या है कि सेल ऑफ 50 में जबकि बाय हमने किए 100, तो हम क्या कर रहे हैं, 50 तो रिफंड कर रहे हैं, सिर्फ 50 बेच रहे हैं. जो 50 बेच रहे हैं वो हमने खरीदा है 180 पे और बेच रहे हैं हम 300 पे. तो हमारे पास पर सूट प्रॉफिट मार्जिन इज 120. तो एक तरफ आपके पास प्रॉफिट है 120 का 50 सूट्स पे, लेकिन दूसरी तरफ जो हमने 50 सूट वापस किए हैं उनको हमें रिफंड जो मिल रहा है दैट इज 50% ऑफ 180 विच इज 90 ओनली. तो एक तरफ हम बेच रहे हैं और 50 सूट्स और उन पे हमें पर सूट प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है 120. दूसरी तरफ हम 50 सूट्स रिफंड कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें जो लॉस हो रहा है रिफंड की शक्ल में, तो वो दैट इज $90 पर सूट. सो आपके पास एक तरफ प्रॉफिट है 50 सूट्स पे 120 का, दूसरी तरफ 50 सूट्स के ऊपर आपके पास लॉस है 90 का. सो द डिफरेंस बिटवीन 90 एंड 120 इज आवर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो है 30. तो 30 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 100 सूट पे फिर हमारा जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट आ जाता है दैट इज 1,500. अब अगर हम बाय भी 100 करते हैं और बेचते भी 100 है, ठीक है, तो उस सूरत में हम 180 पे बाय कर रहे हैं, 300 पे बेच रहे हैं, पर सूट हमारा प्रॉफिट है 120. तो टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया 120 into 100 सूट विच इज 12,000. And if we calculate the expected profit,
How do we calculate it? 1500 using the same formula जो कि हमने पिछले लेक्चर में फार्मूला यूज किया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन पे ऑफ इंटू पे ऑफ प्लस सेकेंड पे ऑफ इंटू पे ऑफ. अब वो प्रोबेबिलिटीज इंटू रिस्पेक्टिव पे ऑफ को हमने ऐड करना है. तो अभी सूरत हाल में 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1500 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 एडिंग टुगेदर गिव्स अस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ 6,750. अब इस सूरत हाल में हमारे पास क्या है कि अगर हम 50 सूट्स खरीदते हैं और 50 बेचते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 5,000. अगर हम 100 सूट्स खरीदते हैं और देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग 100 इज 50%, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग 50 इज 50%, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट इज 6,750. दोनों का देखते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरह बिहेव करेगा आपका रिस्क अवर्स एंड रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल. डेफिनेटली आपका रिस्क अवर्स विल प्रेफर 6,750 ओवर 5,000. लेकिन इस सारे सिनेरियो को अगर हम मजीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दोबारा से एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आएगी हमारे पास. रिस्क न्यूट्रल जो है वो 100 सूट्स बेच देगा और रिस्क अवर्स जो है वो 50 सूट्स बेचेगा. अब हम जो करना चाह रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. इसके लिए हम इस स्लाइड पे देखते हैं. अब हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज 8,500. अब हमने ये कैसे कैलकुलेट की है 8,500. हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी है कि हमारे प्रॉफिट्स होंगे 5,000 प्लस 50% प्रोबेबिलिटी है कि हमारे प्रॉफिट होंगे 12,000. अब ये कहाँ से आए कि आपके जब आप 50 सूट्स बेचते हैं तो प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 5,000 आता है और अगर आप सारे के सारे 100 सूट्स बेचते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट आता है 12,000. सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आ रही है दैट इज 8,500. जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू विद अनसर्टेनिटी बाय 100 सूट इज 6,750. आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी दैट इज 8,750 और दूसरी दफा इनकम्प्लीट से की. दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन विच इज 1,750. दैट इज द अमाउंट विच द ओनर और द मैनेजर विल बी विलिंग टू पे फॉर कलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. मैनेजर्स जो हैं नॉर्मली जैसे कि मैंने पहले कहा बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स बहुत से डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस में डिसीजन को थोड़ा सा पेंड कर देते हैं और वो चाहते हैं कि मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी हो जाए. जब उनके पास सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है तो डेफिनेटली उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए उनका कुछ एक्सपेंडिचर जो है वो यकीनन खर्च होता है. मार्केटिंग स्टडीज सर्विस पे जो खर्च होता है तो आपका डिफरेंस बिटवीन the complete decision of the complete information and incomplete information जो है that difference जो है that is the amount which they should be spending on that market survey or study. तो आज के लेक्चर में जो हमारा पहला टॉपिक था हमने अब कंप्लीट कर लिया जो कि था रिड्यूसिंग रिस्क. हमने ये कहा था कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रिस्क को डिफाइन किया और हमने कहा कि इंडिविजुअल्स के डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं टुवर्ड्स रिस्क. आज के लेक्चर में हमने ये कहा था कि उस रिस्क के एलिमेंट को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं और वहाँ पे हमने ये कहा था कि आपके 3 मेथड्स हैं. डाइवर्सिफिकेशन इज़ वन जिसमें आप मुख्तलिफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं डाइवर्सिफाई करते हैं उन एसेट्स में जिनका आपस में कोई कोरिलेशन ना हो या कम से कम कोरिलेशन. और ये स्ट्रैटेजी जो है स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है और पे ऑफ जो हैं वो या रिटर्न जो है वो आपके बढ़ जाते हैं. दूसरी हमने इंश्योरेंस की बात की जो नॉर्मली रिस्क अवर्स इंडिविजुअल जो है वो यूज़ करता है टू अवॉइड द फाइनेंशियल लॉसेस और वो इतना प्रीमियम पे कर सकता है या करना चाहता है जिससे जो है वो लॉसेस जो हैं कॉस्ट ऑफ लॉसेस जो हैं वो कवर हो जाएं. तीसरा जो था हमने ये कहा कि कलेक्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन और द वैल्यू ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये नॉर्मली जो है बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो यूज़ करते हैं जिसमें वो एक डिसीजन को पेंड कर देते हैं और चाहते हैं कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद एक बेहतर ऑप्टिमल डिसीजन हो और
उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की जो कॉस्ट आए दैट शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी कि एक अच्छा डिसीजन करने से विद फुल इंफॉर्मेशन जो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न या पे ऑफ्स में इजाफा होता है वो आपकी कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग द मार्केटिंग स्टडी से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, या एट द मोस्ट इक्वल टू ईच अदर होना चाहिए. So these were the three different ways through which we can reduce or minimize the risk. अब हम एक related topic की तरफ जाते हैं कि पहले हमने जब बात की कि रिस्क है, अब हम बात कर रहे हैं कि रिस्क इज अटैच्ड टू सर्टेन एसेट्स. अब हम एसेट्स की जो है वो क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे. बेसिकली वी कैन क्लासिफाई आवर एसेट्स इनटू टू कैटेगरीज. वन इज द रिस्की एसेट्स एंड द अदर इज द रिस्कलेस एसेट्स. इससे पहले कि हम इन दोनों कैटेगरीज में जाएं, हम डिफाइन करना चाहेंगे कि एसेट्स होते क्या हैं. एसेट्स बेसिकली आर समथिंग ऑफ वैल्यू which provides a flow of money or services to its owner. कि आप सिंपल अल्फाज में आपका एसेट जो है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है या एक ऐसा कोई आपकी पोजीशन है किसी चीज़ में जो कि उसकी पोजीशन जो है या इन्वेस्टमेंट जो है आपको ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक फ्लो ऑफ इनकम जो है वो देती रहती है. अब ये फ्लो ऑफ मनी जो है ये एक्सप्लिसिट भी हो सकती है और इम्प्लिसिट भी हो सकती है. अब सबसे पहले एक्सप्लिसिट क्या होती है? एक्सप्लिसिट वो होती है जो आपको फौरन अप फ्रंट नजर आ जाती है, दैट इज एक्सप्लिसिट. यानी अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उसका जो आपके डिविडेंड्स आते हैं जो आपको कंपनी देती है, दैट इज एक्सप्लिसिट रिटर्न. अगर आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो उसका जो इंटरेस्ट आपको पे करता है आपका बॉन्ड इश्यूअर, तो वो जो है दैट इज एक्सप्लिसिट. लेकिन उसके साथ साथ एक इम्प्लिसिट भी आपके पास फ्लो होता है. वो इम्प्लिसिट गेन या फ्लो जो है वो क्या होता है? वो ये होता है कि आप फौरन अपफ्रंट उसकी कोई परसेंटेज या रिटर्न नहीं है, लेकिन उस एसेट की जो प्राइस चेंज होती रहती है उसकी वजह से जो आपको प्रॉफिट या लॉस होता है दैट इज इम्प्लिसिट. अब इसमें आप अगेन ले सकते हैं शेयर्स को कि जब स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस, मार्केट शेयर जो है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ जाती है तो आपको से आपने 30 पे खरीदा था, इस वक्त वो मार्केट में 32 पे हो गया है, तो $2 इज योर कैपिटल गेन विच इज इम्प्लिसिट, जो कि आपके साथ कंपनी ने कोई प्रॉमिस नहीं किया हुआ था अप फ्रंट. दूसरी तरफ अगर आपकी शेयर की प्राइस गिर जाती है कि वो 30 से कम होकर 28 पे आ जाती है तो यू हैव एन इम्प्लिसिट लॉस. ठीक है, तो जो हम ओवरऑल एसेट को डिफाइन कर रहे हैं, वी आर सेइंग समथिंग इन योर पोजीशन, एनी एसेट विच जनरेट्स अ फ्लो ऑफ इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनकम और सर्विसेज में भी. अब इनमें जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो फ्लो होता है उसकी अगेन देयर आर टू टाइप्स. वन इज एक्सप्लिसिट एंड द अदर इज इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट इज जैसे इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड एंड द डिविडेंड ऑन योर शेयर्स, और इम्प्लिसिट जो है वो आपके कैपिटल गेन और लॉसेस हैं. अब फर्दर एसेट्स को डिफाइन करने के बाद वी गो टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेट्स. वी से देयर आर टू क्लासिफिकेशन, वन इज द रिस्की एसेट्स एंड द अदर इज riskless asset. अब आपके जो रिस्की एसेट्स हैं दे प्रोवाइड यू दिस फ्लो ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट रिटर्न्स, लेकिन दे आर अनसर्टन. दे प्रोवाइड यू एन अनसर्टन फ्लो ऑफ मनी और सर्विसेज फॉर द ओनरशिप. अब इसमें जो है आप एग्जाम्पल किसकी ले सकते हैं कि आपके अगेन अगर आपने जो बॉन्ड खरीदा है या कॉमन स्टॉक खरीदा है जिसकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती या कम होती रहती हैं, ये सारे जिसके साथ भी अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है वो आपका जो है वो रिस्की एसेट हो जाता है. दूसरी तरफ जब हम रिस्क लेस एसेट की बात करते हैं तो हम एक ऐसे एसेट की बात कर रहे हैं विच प्रोवाइड्स यू अ फ्लो ऑफ मनी और सर्विसेज दैट इज नोन विद सर्टेनिटी. यू नो फॉर श्योर कि आपको यही मिलना है. अब इसमें जितनी भी गवर्नमेंट की बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जितनी इशू की होती हैं जिनके ऊपर एक प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट है. अब इसमें रिस्की में और रिस्कलेस में क्या फर्क है, इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड. एक बॉन्ड जो है वो आपके गवर्नमेंट इशू करती है
गवर्नमेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज क्लोज टू 0। लोगों को ट्रस्ट है, हाल दो गवर्नमेंट जितनी भी सिक्योरिटीज़ देती हैं, आपकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ के ऊपर इंटरेस्ट रेट या रिटर्न लो ज़रूर होती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट कम होती है और क्लोज टू 0 होती है, इसलिए हम उसको जो है रिस्कलेस एसेट भी कह देते हैं। रादर आपके जो टी बिल्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो होता है उसको हम रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक बॉन्ड जो अगर किसी कंपनी ने इशू किया है तो दैट विल फॉल इनटू रिस्की एसेट, रीजन बीइंग कि वो जो कंपनी है अगर वो डिफॉल्ट कर जाती है, बिजनेस उसका ठीक नहीं है, तो किसी वजह से कोई भी अनफोर्सीन होने की वजह से कंपनी अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है तो आपका वो जो रिटर्न था, जो इंटरेस्ट मिलना था आपको उस बॉन्ड के ऊपर पे, दैट इज अनसर्टन। So that is basically the difference between a risky assets and the riskless asset. Just to reiterate here, आपके जो रिस्की एसेट्स हैं उनके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलने हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वो अनसर्टन होते हैं, और जो आपका रिस्कलेस एसेट्स होते हैं उसके ऊपर आपके जो रिटर्न होते हैं वो ऑलमोस्ट सर्टन होते हैं। अब आपका जो रिस्क अवर्स इंडिविजुअल होगा वो रिस्कलेस एसेट में इन्वेस्ट करना चाहेगा, और जो रिस्क लवर होगा वो रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि रिस्की एसेट्स का रिटर्न जो है वो भी ज़्यादा होता है। इट इज़ मोस्टली सेड कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। अब हम इन्हीं रिटर्न्स को जो है फर्दर एनालाइज करेंगे, बट बेसिकली व्हाट इज द रिटर्न? रिटर्न इज द टोटल मॉनेटरी फ्लो विच यू गेट ऑन एसेट as a percentage or as a ratio of your purchase price or the cost of the asset. अब यही जो रिटर्न जो हैं ये दो तरह के हैं आपके, एक हैं आपके एक्चुअल रिटर्न्स और एक हैं आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। एक्चुअल रिटर्न्स क्या है? जो कि आपको एक्चुअली जो है वो मिलते हैं आफ्टर यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट इन द एसेट। एक्सपेक्टेड रिटर्न वो रिटर्न होते हैं जिनकी बेसिस पे आप जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको 10% मिलेगा, इसलिए आप जाते हैं और उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को अंडरटेक करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक्चुअल रिटर्न वो होंगे आफ्टर यू हैव परचेज द एसेट एंड यू हैव, लेट्स सपोज यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर एंड यू basically hold the share of that company for 1 year and you were expecting कि 10% रिटर्न होगा। जब डिविडेंड डिक्लेयर्स हुए हैं और कैपिटल गेन्स को अपने टोटल रिटर्न को देखा है तो दैट इज नॉट 10%, रादर इट इज से 12%. सो द एक्चुअल रिटर्न इज दे अकर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक्चुअली व्हाट यू अर्न. Expected return as ex ante, that before you make a decision you expect that this is what you expect to earn from this particular asset. और दूसरी तरफ इन्हीं रिटर्न्स की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है नॉमिनल रिटर्न एंड द अदर इज द रियल रिटर्न. द नॉमिनल रिटर्न इज द रिटर्न इन टर्म्स ऑफ money, percentage is 10%, 4% without any relation to the inflation rate. Whereas your real return is that you adjust your nominal return with the expected rate of inflation. अब इसी एग्जाम्पल को शेयर वाली को हम करें कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 10% होगा, लेकिन एक्चुअली हमारा जो रिटर्न था दैट इज 12%. लेकिन ये दोनों 10% और 12% दे आर द नॉमिनल रिटर्न. इनको हमने इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं किया. अब अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 7% तो आपका जो है वो एक्चुअल रिटर्न क्या होगा? 12% माइनस इन्फ्लेशन 7%, दैट इज 5% ओनली. नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मूला हियर, एसेट रिटर्न कैलकुलेशन. एसेट रिटर्न ऑन दिस स्लाइड, एसेट रिटर्न इज इक्वल टू मॉनेटरी फ्लो डिवाइडेड बाय द परचेज प्राइस. Asset return for a particular asset is the flow which you get over the bond price. $100 is the return, and then the purchase price was 1,000, so you have earned a return of 10%. And the expected and the actual return, we have already discussed that. We said actual is what you earn after you hold the asset, and the expected is which you expect before making the investment decision. अब आपके जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न जो है, एज वी हैव ऑलरेडी सेड कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, एंड
लोअर द रिस्क, लोअर द रिटर्न, आपका रिस्क अवर्स इंडिविजुअल जो है वो बैलेंस करना चाहेगा रिस्क को उस रिटर्न के साथ। अब रिस्क और बजट लाइन का रिलेशनशिप ये है, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। चूजिंग बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, हमने एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न लिया विच इज अ मेजर ऑफ रिस्क, वाई एक्सिस पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। अब नाउ दिस रिजेंबल्स टू, इफ वी ट्राई टू रिकॉल हमारे जो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी थी जिसमें हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखा था, हमने कहा था कि बजट लाइन एंड द इंडिफरेंस कर्व्स। अब हमारे पास यहाँ पे भी यूटिलिटी लेवल्स U1, U2, U3 आर रिफ्लेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द इंडिफरेंस कर्व्स। ये इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं हमारे, दे आर ड्रॉन एज a trade-off between expected return and the standard deviation, which is risk and return. On U1, any point on the curve give you the same combination of risk and return and you are indifferent. A combination of risk and return, any point on U1 is an indifferent point for one particular individual. U2 is a higher, U3 is even a higher one. Where is the optimum point? Where your indifference curve is tangent to the budget line, and that is reflected as sigma star and R star. That is the point where आपके जो preferences towards risk and return जो है वो budget line के साथ जो है वो balance out कर दी गई हैं। अब दूसरे ग्राफ में हम देखते हैं the choice of two different investors। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस ग्राफ में जो हमने रिफ्लेक्ट किया था दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। जैसे हमने कंज्यूमर थ्योरी में कहा था कि एवरी कंज्यूमर जो है वो बिहेव करता है डिफरेंटली, इसलिए हर कंज्यूमर का ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व का टेंजेंसी पॉइंट होता है। इसी तरह यहाँ पे भी हर इन्वेस्टर का जो ऑप्टिमम पॉइंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वेस्टर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क एंड रिटर्न विच इज रिफ्लेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द इंडिफरेंस कर्व्स। अब इस ग्राफ में अगर हम देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी। आपका इंडिविजुअल ए जो है इज रिस्क अवर्स, वो सिग्मा ए आर ए के ऊपर उसका टेंजेंसी पॉइंट है विद द बजट लाइन, जबकि इंडिविजुअल बी का जो है वो टेंजेंसी पॉइंट जो है सिग्मा बी और आर बी पे है विच इज एट द हायर लेवल। देयरफॉर व्हाट वी हैव हियर इज कि आगमा इन्वेस्टर ए इज रिस्क अवर्स एंड योर इन्वेस्टर बी इज willing to take more risk than investor A। तो कंज्यूमर थ्योरी की तरह ही हम अगर इस दोनों ग्राफ्स को समराइज करना चाहें तो हम कर क्या रहे हैं कि जैसे कंज्यूमर थ्योरी में हमने ये कहा था कि इंडिविजुअल की प्रेफरेंस टुवर्ड्स गुड एक्स एंड गुड वाई जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है इंडिफरेंस कर्व के साथ। यहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं कि इन्वेस्टर की प्रेफरेंस टुवर्ड्स रिस्क एंड रिटर्न जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा इंडिफरेंस कर्व। देन द बाइंडिंग थिंग इज योर बजट लाइन। वहाँ पे भी हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट थी, यहाँ पे भी हमारे पास बजट लाइन है। देयरफॉर हर एक इन्वेस्टर का जो टेंजेंसी पॉइंट है that is the optimum point and that is the equilibrium point for that particular individual। तो इन दोनों ग्राफ्स में पहले हमने एक इंडिविजुअल को देखा और वो इंडिविजुअल जो है वो आपको एक टेंजेंसी पॉइंट दे रहा था which was tangent to the budget line at one particular point। दूसरे ग्राफ में हमने दो डिफरेंट इंडिविजुअल दिखाए और उनके दो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व थे क्योंकि उनकी रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस जो है वो फर्क थी। इंडिविजुअल ए वाज अ रिस्क अवर्स इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल बी वाज विलिंग टू टेक मोर रिस्क एज कंपेयर टू इन्वेस्टर ए और इंडिविजुअल ए। नाउ लेट्स सम अप कि आज के लेक्चर में हमने क्या किया। वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डिफरेंट वेज टू मिनिमाइज और रिड्यूस रिस्क और उसमें हमने कहा कॉमनली यूज 3 different ways are that we can go for the diversification, जिसमें हम मुख्तलिफ एसेट्स में इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि वो एसेट्स आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड हों, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रहे हों,
یا منیمم یہ کریں کہ ان کی آپس میں کم سے کم کوریلیشن ہو تاکہ آپ کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن جو ہے وہ زیادہ ہو سکے. یہ کانسیپٹ زیادہ اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ میں کام آتا ہے. دوسرا طریقہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا دیٹ واز آف دی انشورنس, اور انشورنس جو ہے نارملی رسک اورس انڈیویجول جو ہے وہ زیادہ یوز کرتے ہیں. دے آر ولنگ ٹو پے اے رسک انشورنس پریمیم ٹو کور اپ دی رسک. اگر آپ کی کاسٹ آف دا انشورنس از ایگزیکٹلی ایکول ٹو دی ایکسپیکٹڈ لاس, دے ول بی ولنگ ٹو پے دیٹ پرٹیکولر انشورنس پریمیم ٹو اوائڈ مور فائنینشیل لاسز. تیسرا طریقہ تھا کلیکٹنگ مور انفارمیشن, اور یہ جو ہے زیادہ آپ کے بزنس ایگزیکٹوز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں کہ when they have to make a decision, so they would like to make a decision with full information, and جو وہ انفارمیشن کے بعد ڈیسیژن کریں گے definitely will be better than the incomplete information. The difference between the two is what they can spend on undertaking the market survey or study so that they can collect more information. اور lastly ہم نے کچھ کانسیپٹ جو ہیں وہ رسکی ایسٹس اینڈ رسک لیس ایسٹس کے بارے میں, ایکچوئل اینڈ ایکسپیکٹڈ ریٹرن کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ رسک اوورس اور رسک انڈیویجول انویسٹرز کے جو ہیں وہ آپٹیمم پوائنٹس جو ہیں وہ کیا ہوں گے. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے وائنڈ اپ ریپ اپ کر لیا ہے انسرٹینٹی یا رسک کے ایلیمنٹ کو. اب ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ول اسٹارٹ ود اے نیو ٹاپک, اور وہ ٹاپک جو ہے اب ہمارا جو ہے سپلائی سائڈ کو کور کرے گا. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ مائکرو اکنامکس میں ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اسٹڈی آف انڈیویجول یونٹس, اور وہ انڈیویجول یونٹس آپ کے کنزیومرز بھی تھے اور پروڈیوسرز بھی تھے. ابھی تک ہم نے جو ہے وہ کنزیومرز والا ایریا کور اپ کر لیا وچ از ریفلیکٹنگ دی ڈیمانڈ سائڈ. اب ہم آئندہ آنے والے لیکچرز میں سپلائی سائڈ یا پروڈیوسرز کے بیہیویئر کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے, فرم کے بیہیویئر کو اسٹڈی کریں گے, اور اس میں ہم شروع کریں گے پروڈکشن فنکشن کے ساتھ. پھر ہم اس کے بعد کور اپ کریں گے آئسو کوانٹس کو. پھر اس کے بعد ہم ٹاپک لیں گے پروڈکشن ود ون ویریبل ان پٹ, اور پھر اس کے ساتھ ہم کنٹینیو کرتے ہوئے مزید کاسٹ اینڈ ریلیٹڈ ٹاپکس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو اب اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں سپلائی سائڈ اکنامکس کے ساتھ. اللہ حافظ.